क्योंकि हमने तो भगवान राम की कथा, कुछ फ्रॉड कथाकारों को बुलाओ, 4-4 करोड़ रुपए दो, वो आपको कथा सुनाएंगे, आप कथा पे मन मुग्ध हो जाएंगे। आपकी बेटी भी वहां बैठी हुई है, 16-17 साल की बेटी है, माँ कथा सुनने गई है, पिताजी ने डोनेशन दिया है, और कथा के अंदर कथा करते करते राम की कथा सुनाता है वो, और मौला मौला भी उसमें आ जाता है, और अली अली भी उसमें आ जाता है। मेरी रामायण के अंदर, तुलसीदास की लिखी रामायण में, कोई मौला और कोई अली उसमें नहीं था। फिर किस मक्कार कथाकार ने उस कथा के अंदर इस मौला और अली को घुसेड़ा? उसका बहिष्कार कीजिए। कहां भगवान राम और कहां अली? बिना जाने। ये राजनीतिक लोगों के लिए तो हो सकता है कि उनको सबकी दुकान चलानी है, थोड़ा इधर बांटो, लेकिन किसी कथाकार को इसकी इजाजत नहीं है। मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं, तो मुझे वही झूठ बोलना है। सच बोलो, और कितना भी कड़वा हो तो बोलो। इसलिए आप सच नहीं बोल रहे हैं, इसलिए झूठ का बाजार गर्म है। आप झूठ का प्रतिकार भी नहीं कर रहे, इसलिए लोग कह रहे हैं ठीक है। इसलिए सामान बिक रहा है, इसलिए शब्दों के साथ खिलवाड़ किया आपने। कुछ लोगों को उर्दू के शब्द बोलने का बहुत शौक है, बिना जाने ये शब्द क्या है। और फिर आप क्या करते हैं कि शब्दों की तुलना आप अपने सनातनी, जो हमारी देवनागरी गिरी है, उससे तुलना करने के लिए एक नया शब्द गढ़ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हाल के दिनों में अभी पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसे आप सब लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बदला मुझे बताइए? क्या नई बात हो गई? इससे पहले तो 71 भी हुआ, 65 भी हुआ, कारगिल भी हुआ, तो इसमें ये थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे भर के लिए हुआ, तो इसमें बदला क्या? कभी सोचा अपने मन से कि क्या बदला? इसको सोचने के लिए मैं आपको उस शब्द की जिसका हम सब ने अनर्थ किया है वो बताना चाहता हूं। एक शब्द है जो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा का, हमारी मिट्टी का शब्द है। उस शब्द में कई सारी चीजें निहित हैं। वो शब्द बोलते वक्त उसके साथ ये पॉइंट अपने आप जुड़ जाते हैं। और एक दूसरा शब्द है, एक तीसरा शब्द है। इसलिए कभी कभी आपने सुना युद्ध। युद्ध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। तो किसी ने बताया कि युद्ध को वार कहते हैं, आपने वार मान लिया। तो जिन्होंने बताया वो तो वहां से आए थे ना, हमारी भाषा तो नहीं थी ना। वो कहां से आए थे? वहां से आए थे। तो उन्होंने एक वार शब्द क्रिएट किया। तो वो पहले आए थे या हम पहले आए थे धरती पे? कौन पहले आया था? जब हम आए थे तो हमने युद्ध गढ़ा, और जो 1400 साल पहले आए थे उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा। क्या है वो? जंग। वेरी गुड। जंग सुना है आपने, है ना? अब मैं आपको आपकी शक्ति का हल्का सा बोध कराना चाहता हूं। युद्ध शब्द के साथ ही एक शब्द है, वो हमारी लाखों करोड़ों साल पुरानी संस्कृति का हिस्सा है, मान्यताओं परंपराओं का, आस्थाओं का हिस्सा है। हमारे मूल वो वाले नहीं थे जो आज चौराहे पे बिक रहे हैं। हमारा मॉरल बहुत हाई था। एक एक शब्द के अंदर एक इतिहास छुपा हुआ था। हम बौने हुए तो हमने अपनी महंगी चीज को चवन्नी के भाव बेच दिया। क्या किसी ने महाभारत का युद्ध देखा है? किसी ने नहीं देखा। कोई बता सकता है कब हुआ होगा? कितना साल पुराना? क्या कोई और था उस वक्त? भाईजान थे? कहीं नमाज पढ़ते नजर आए आपको? थे कहीं? बताए, मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं। युद्ध शब्द के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, वो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। उस शब्द को कहते हैं युद्ध विराम। क्योंकि हमारे यहां जितने भी युद्ध हुए, आज तो हमारे यहां टीवी सीरियल के माध्यम से दिखा दिए गए, तो भी कुछ कुछ उसमें हमें सीखने को मिलता है। जिस जनरेशन ने महाभारत नहीं देखा,
लेकिन महाभारत पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने। युद्ध के नियम होते हैं। दो शत्रु युद्ध करते हैं, उनमें आपसी एक दूसरे की सेनाओं को हराने की प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन युद्ध के नियम क्या होते हैं कि सुबह सूरज निकलेगा, बिगुल बजेगा, हम अपने शत्रु को बताएंगे कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। हम अनाउंस करते हैं, बिगुल बजाते हैं, और दोनों तरफ की फौजें आमने सामने लड़ेंगी। लड़ने के बाद सूर्य जैसे ही अस्त होगा, युद्ध रुक जाएगा और उधर की सेना अपने उसमें चली जाएगी, इधर की सेना इधर चली जाएगी। फिर इधर के वैद्य, इधर के डॉक्टर अपने लोगों का उपचार करने के बाद उस तरफ जाएंगे, और अगर उनके पास कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं है तो उनके फौजी की भी मरहम पट्टी करेंगे। ये हमारा आदर्श था। जंग सुना है ना? तो फिर यह भी सुना होगा आपने, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। सुना? युद्ध में सब कुछ जायज नहीं है, नियम है, शत्रुता है, हमारा आपका झगड़ा है। लड़ाई लड़ेंगे, अगर हथियारों से लड़ना चाहते हैं हथियारों से लड़ेंगे, वाक से लड़ना चाहते हैं वाक से लड़ेंगे, लेकिन उसके भी नियम हैं। हम वो थे भाई। लेकिन जंग में जब वो कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, तो सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकाल करके हमें वापस भेजना भी जायज है। और पहलगांव में 26 सनातनी हिंदुओं के कपड़े उतार करके उनके माथे का टीका देख करके भी उनकी हत्या करना जायज है। इसलिए उनके लिए सब कुछ जायज है, हमारे लिए नहीं है। हम वो नहीं बन सकते, ये हमारा वाक था। लेकिन अगर युद्ध होगा, अगर वॉर होगी, तो अब यह नियम तय होगा कि शत्रु ने क्या किया है, उस पे तय होगा। तो भारत की स्टेटेड पॉलिसी जो डॉक्ट्रिन है भारत की डिफेंस की, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है। बनाने वाले कौन थे आप सबको पता है। उसमें लिखा है कि भारत कभी भी पहले हमला नहीं करेगा। यानी इतने विजनरी लोग थे कि उन्हें यह आभास था कि शत्रु हम पे हमला करेगा, हम मरेंगे नहीं क्योंकि हम तो स्टील के बने हुए हैं, और उसके बाद फिर हम हमला करेंगे। जब बचोगे तब तुम हमला करोगे यार। लेकिन कंट्रडिक्शन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी की पहला लाइन क्या है? पाकिस्तान का अभी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और उनका भी वाक्य वही है। मालूम है पहला वाक्य क्या है हॉकी का, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन भारत राष्ट्र की नीति क्या थी कि नहीं, हम हमला नहीं करेंगे। अब उस डॉक्ट्रिन को कोई मिटाए, संसद में बिल लाए, जैसा कि हमारे यहां नौटंकी होती है ना। इस बार युद्ध नहीं हुआ। इस बार यह तय हुआ कि किसी ने पहलगांव में हमारे बच्चों को मारा है, सनातनी हिंदुओं की पहचान पूछ करके मारा है। अब हम तय करेंगे कब, कहां, कैसे, क्या करना है। और वो हम पे कुछ करते उससे पहले हमने 4, 6 नहीं 15 मिसाइल गिराई हैं। तो 15 मिनट में घुटनों पे आ गया और युद्ध बंद हो गया। उनको भी पता चल गया कि दिल्ली में अब फूल वाले चचा नहीं है। तो पॉलिसी ऐसे बदल जाती है, लिखित की जरूरत नहीं होती है। एक एक्शन हुआ, बदल गई। अब पूरे दुनिया में रोना पीटना चल रहा है, विलाप चल रहा है, चलो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये कारण इसके पीछे यह है कि भारतीय सनातनी हिंदू की टोटल पॉपुलेशन में से 5% बदला है। 5% बदला है। और आपकी इतनी बड़ी संख्या में इस ताल्लुका के अंदर इतनी शांति से मुझे सुनते रहने के का से लगता है
कि ये बदला नहीं है, ये यहां से लेके पूरे हिंदुस्तान में ही इससे ज्यादा संख्या में लोग सभा में आते हैं। यहां नहीं बैठते तो उस मुंबई में जहां लोगों के पास ये कहा जाता है कि इनके पास समय नहीं है, लोग हवा में पैसा कमाने की सोचते हैं, इतने बिजी लोग हैं, उस मुंबई में मैं लगातार अभी 3 सभाएं की हैं। मैंने सभा तो मैंने बहुत की है, मैं उन 3 सभाओं को इसलिए याद दिला रहा हूं कि मुंबई में जहां लोगों के पास एंटरटेनमेंट और हर किसी किस्म का एंटरटेनमेंट है, उनके पास लोग हॉल में बैठे, मंच पे बैठे और बाहर सड़क पे स्क्रीन लगाना पड़ा। मैं उसको अपने तौर पे नहीं देखता, मैं देखता हूं कि जिस सनातनी को हम समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, जैसे हम कहते हैं अरे अभी कुछ नहीं हुआ, जो ये कह रहा है वो मायूस है, वो थका हुआ है, वो निराश है, उसकी अपनी कुछ निजी काम नहीं हुए होंगे। लेकिन सनातनी हिंदू की समझ में 1000 साल बाद आ गया है कि यही समय है, सही समय है, और आप चूक गए तो चीजें, एपरेटस कौन कहां बैठा है, कौन कहां बैठा है, ये ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा सोच के हुआ, सब चीजें अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। ये हमेशा एक सा नहीं रहेगा। इस वक्त इस समय का अपने निजी स्वार्थ, मेरी जाति, ये अगड़ा था, ये पिछड़ा था, इसने ये नहीं किया, उसने, इससे ऊपर उठ करके ये समय है कि आप राष्ट्र के बारे में क्या कर सकते हैं सोचिए। इसलिए इस मंच से कहा गया कि पुष्पेन जी बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, मैं 1% भी नहीं हूं, क्योंकि आपको जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसने कभी आपको ये नहीं बताया कि हम इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप देश प्रेमी नहीं होगे तो आपको जेल हो जाएगी। पता है ये बात? हम देश प्रेमी की क्या परिभाषा मानते हैं? क्या है देश प्रेमी की परिभाषा? और देश है क्या बेसिकली? देश एक भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए सेना है, उस भूमि के टुकड़े के ऊपर विधि विधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए सड़कें हैं, पुलिस हैं, न्यायपालिका है, पुलिस है, जितने भी अंग देश को चलाते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, सब तनख्वाह लेते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? पुलिस तनख्वाह लेती है, सांसद तनख्वाह लेता है, जुडिशरी तनख्वाह लेती है, आर्मी तनख्वाह लेती है, जितने भी अंग हैं। तो आप कहते हो मैं देश प्रेमी हूं, एक बार टैक्स भर के मत भरो कि नहीं मैं देश प्रेमी नहीं हूं, शाम को पता चल जाएगा। रेड लाइट क्रॉस करो, पता चल जाएगा। अगर आप रेड लाइट पर रुक जाते हो तो कोई एहसान नहीं करते, उससे आपकी देश प्रेमी होने का कोई लेना देना नहीं है। नहीं रुकोगे फाइन हो जाएगा। देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर, वो गलत है सही है, वो डिबेट का हिस्सा हो सकता है, आपके ऊपर फाइन लगेगा, है कि नहीं बताइए मुझे। आई एम राइट सर? देश का कोई ऐसी चीज है जिसका आप उल्लंघन करें और आपके ऊपर सजा ना हो? आपको, आप मर्डर करोगे आप पे मुकदमा चलेगा, आप सड़क तोड़ोगे तो आप पे फाइन लगेगा। जितनी भी इस देश की चीजें हैं उसका जब भी आप निषेध करेंगे आप पे फाइन लगेगा। और देश बनता बिगड़ता रहता है, ये ध्यान रखिए। भारत में पाकिस्तान का पूरा इलाका, बांग्लादेश का पूरा इलाका, यहां से लेके अफगानिस्तान तक भारत था, लेकिन आज अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। आज ये सूरत बदल गई, बदली ना। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र सरकार नहीं चलाती, यही कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। राष्ट्र चलाता है हमारा समाज, और राष्ट्र में सरकार जब इंटरफियर करने लगे तो समझ लीजिए कि समाज सड़ गया है। समाज राष्ट्र को अपनी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलाता है। उसका कोई प्रधानमंत्री, उसकी कोई संसद नहीं होती। अगर किसी विषय पे कोई विवाद हो जाए
कोई धार्मिक विवाद हो जाए, कोई ऐसा विवाद हो जाए, कोई गीता पे विवाद हो जाए, कोई रामायण पे विवाद हो जाए, किसी पूजा करने पे, आस्था पे विवाद हो जाए, उसके लिए सर्वोच्च संस्था कौन है? वो सरकार से तनख्वाह नहीं लेती और उसकी सर्वोच्च संस्था है शंकराचार्य। जितने लोग राष्ट्र को चलाते हैं वो तनख्वाह पे काम नहीं करते। जो पंडित जी सुबह सुबह पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वो तनख्वाह नहीं लेते, वो तनख्वाह के हिसाब से भजन नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमारी लालच, बीमारी, डर और किसी दूसरे से हमारी तारीफ हो जाए, हमने अपने आस्था के केंद्रों में सत्ताओं को दखल देने दिया, क्योंकि हम अंदर से निहायती बिके हुए लोग हैं। हमारा काम था देश के मंदिर कैसे चलेंगे, ये शंकराचार्य की देखरेख में, समाज के 10 लोगों की देखरेख में, ये मंदिर इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, ये हमारा सर्वोच्च संस्था शंकराचार्य करेगा। 2 कौड़ी का नेता संसद में बैठ के नहीं करेगा। संसद में नियम बनाओ कि देश कैसे चलना है, राष्ट्र कैसे चलेगा, इसमें किसी माई के लाल का कोई दखल नहीं हो सकता। आपकी इसी कमजोरी कि आप 2 रुपए किलो चावल में बिकने से समझते हो कि जीवन कट जाएगा। आप आचार्य चाणक्य के वंशज हो, चाटुकारों के वंशज नहीं हो। आपको 2 वक्त अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप अपनी बोली मार्केट में लगा दोगे। कब हुआ? अंग्रेज आए, उससे पहले पुर्तगालीज आए, कब हुआ या क्या यहां मुगल आ गए थे तो हमने अपनी आस्था बदल दी थी? उस समय भी लोगों ने अपनी आस्था को बचाने के लिए क्या किया, यह समझने की जरूरत है। इसलिए मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेलू नाम के ताल्लुका में मेरी बात पहुंची और मुझे तुलसी का पौधा दिया। तुलसी का पौधा आपके लिए क्या है? बच्चे को घर में ठंड लग जाए तो तुलसी का पानी आप पिला देते हो, यही करते हो। ये तुलसी का पौधा हमारे ऋषि मुनि ने आस्था से इसलिए जोड़ा कि ना आपकी साइंस विकसित थी, ना मेरी साइंस विकसित थी, ना हम इतने डेवलप हुए थे कि हम उस बहुत बड़े पंडित जो उस जमाने के लोग थे वो ये हमको समझा पाते कि तुलसी को क्यों बचाना चाहिए। तो तुलसी को हमारी आस्था से जोड़ दिया कि तुलसी में रोज पानी चढ़ाना चाहिए, इससे घर में अच्छा रहेगा। तो उसने समझाने के लिए कहा था कि अच्छा रहेगा, यह नहीं कहा था कि इसकी जड़ में दिया रख दो, इसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यह साइंटिफिक पौधा है और इस पौधे की पत्तियों से तुम्हारे घर में किसी को ठंड लग जाए, किसी को जुकाम हो जाए तो यह उस काम आता है। इसलिए आस्था से जोड़ा था, क्योंकि उस समय साइंस नहीं थी। हमने आज इस पौधे के नीचे कितने प्रकार के दिए जलाए, हम जाने अनजाने में ऐसी सब काम करे जा रहे हैं। इसलिए इसी तुलसी के पौधे को जब इस्लामिक आक्रांताओं ने हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार का तांडव मचाया, जब उनके मंदिर तोड़े, जब उनके आस्था के केंद्र तोड़े, इसी तुलसी के पौधे को लोगों ने अपने घरों में छुपा के रखा और सूरज की तरफ देख के पानी चढ़ा करके अपनी आस्था को जिंदा रखा। यह वो पौधा है। इसलिए इस संचार क्रांति में आपको अपने आप को जानना चाहिए, हम कौन हैं। पहला जातिगत जनगणना कब हुई थी बताइए? आप चीजों को रिलेट नहीं कर रहे, जिनको बताना चाहिए मंचों से वो बता नहीं रहे। वो आएंगे देख दाख के, अच्छा भीड़ आ गई, ठीक है भाई, इसमें से कितने वोट मेरे हैं, बस इसी में अटकी हुई है सारी कहानी। आपके पास सब कुछ है, आप जानने नहीं चाहते। इसलिए आपके आइकॉन भी वही बने जो चापलूस थे, जो इन्फॉर्मर थे, वो बने। और बहादुर की समस्या यह होती है कि वो बहुत देर तक चेक नहीं करता, गेट लॉस्ट, वो छोड़ देता है, क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया आपने। वो चापलूसी नहीं करता सत्ता पाने के लिए, किसी तरह पैर छू के, झूठ बोल के, भाईजान के नीचे टोपी रख के किसी तरह सत्ता में पहुंच जाऊं। बहादुर नहीं करता, बहादुर छोड़ देता है, गेट लॉस्ट, मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी मुझे।
उनको आपने, समाज ने बड़ा नहीं बनाया, वो आए चले गए, उनके वारिस कहां हैं उनको भी नहीं जानते हैं।